इंडस्ट्री बिहार में कोई सामान बनाएगी किसी और राज्य से, तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट होगा वो कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत जरूरी है। बिहार का भविष्य जो एक ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था या आज़ादी के बाद बोला जाता था कि वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है, उस पंक्ति में, उस श्रेणी में बिहार आने को तत्पर है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एनडीए के बड़े नेता हो या महागठबंधन के बड़े नेता वो सहरसा में आए थे और आज हम सहरसा विधानसभा में ही बैठे हुए हैं और यहाँ की रणनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं सुदीप प्रताप सिंह जी से, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, भाजपा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनका एक महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो सहरसा विधानसभा के लोगों का पसंदीदा चेहरा बन रहा है। तो सुदीप बाबू से सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुदीप जी, जो प्यार आशीर्वाद यहाँ के लोगों का, चाहे आपने स्वयंसेवक के रूप में यहाँ पर काम किया हो या जो आपकी राजनीतिक गतिविधियां वर्तमान में रहती है, सामाजिक मुद्दों को उठाना, जनता के बीच में रहना, जनता के आवाज को, चाहे पुलिस प्रशासन ना सुन रहा हो, कहीं कोई अत्याचार होता है, आप सबसे पहले पहुंचते हैं और आपके पीछे काफिला चल पड़ता है। तो एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, एनडीए दावा करती है कि इस बार हम लोग 225 सीटें जीतेंगे। आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति में, जब जो एनडीए गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये देने शुरू कर दिए हैं, जीविका के अकाउंट में फंड आ गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आप देखिए 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। ये मुद्दे कितने हिट होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में और बिहार में होने क्या जा रहा है? चूंकि आप लोग धरातल पे जुड़े हुए रहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सामाजिक मुद्दा है और वेलफेयर स्टेट है। भारत की जो सरकार है, भारत का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वेलफेयर स्टेट का है। तो जो व्यक्ति, जो सिटीजन को जरूरत है उसके लिए वेलफेयर होना चाहिए, क्योंकि हर एक सिटीजन प्रबुद्ध वर्ग में नहीं आता है जी। तो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। उसी के तहत स्वरोजगार है या पेंशन बढ़ाने की बात है या 125 यूनिट बिजली फ्री की बात है, ये सब उसी के तहत आता है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार, जैसा आपने बोला, बिहार में आप देखिए सेंट्रल की कितनी फंड आ रहा है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और ऐसा हमारे नेता लोग बोलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सब बोलते हैं कि बिहार में अगला 5 साल जो होगा वो रोजगार का होगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा। और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री आएगा, जो किसान खेती है, खेतिहर हैं, फूड बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगा, तो इसमें भी तरक्की होगा। और इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो बिहार जो पिछड़ गया था पिछले आरजेडी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में एक लंबे समय से, वो टूट रहा है और बिहार आगे की ओर देख रहा है। और बिहार का भविष्य जो एक ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था या आज़ादी के बाद बोला जाता था कि वेल एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है, उस पंक्ति में, उस श्रेणी में बिहार आने को तत्पर है। एक सवाल और बनता है, आप देखेंगे कि आज चुनाव आया है तो बात होती है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और उसके लिए मुझे लगता है हर पंचायत में सर्वे कराया जा रहा है भूमि अधिग्रहण के लिए। आप देखेंगे कि आज बात हम लोग करते हैं फर्राटा भरती सड़कों की, और बनी भी है, सड़कें बनी है, कोई शक नहीं है इसमें कि बिहार धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन पलायन की अगर हम बात करें, बात हम बेरोजगारी की करें, तो मुझे लगता है बात अगर हम महंगाई की करें तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग इससे पीड़ित हैं। तो पलायन कैसे रुक सकता है, बेरोजगारी कैसे घट सकती है, भय, भूख और भ्रष्टाचार जो है इससे कैसे निजात मिल सकता है? आप लोगों को क्या लगता है धरातल पर किन चीजों को करने की अति आवश्यकता है? देखिए, भय, भूख
तो अब रहा नहीं, क्योंकि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेड मैनर है। जहाँ तक रहा रोजगार का पलायन, ये समस्या है, और इसी के लिए स्वरोजगार को बढ़ोतरी, स्वरोजगार को इनकरेज करने के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। और आप जिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कह रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, और अगले 5 साल में एनडीए की सरकार आती है तो बहुत जोर शोर से होगा। और नरेंद्र मोदी के वचन पे, नरेंद्र मोदी के बातों पे लोगों को शंका नहीं है, और उनका फोकस नॉर्थ ईस्ट ही है, और बिहार उसमें एक प्रमुख पंक्ति में आता है, प्रमुख राज्य है। और बिहार का अगला 5 साल जो होगा, जो अगले 5 साल में हम लोग फिर मिलेंगे एनडीए की सरकार बनने की, तो आप देखेंगे कि बिहार कहां से कहां रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोजगार, क्योंकि 10 से 12 हजार, ये क्यों हो रहा है? आप 1947 के बाद आप देखेंगे बिहार में, उत्तर बिहार जिसे बोलते हैं, अगर झारखंड हटा दे तो कहाँ इंडस्ट्री लगा। और उसके बाद जो महागठबंधन जो आज बोलते हैं, जिसकी सरकार बनी, इसमें लालू प्रसाद जी और उनकी पत्नी और तेजस्वी की माता जी जो चीफ मिनिस्टर थी, उसमें तो सारे कल कारखाना बंद हो गए। और उस समय जो आप भय की बात कर रहे हैं, भूख की बात कर रहे थे, उसी की चर्चा होती थी, क्योंकि उनको कभी लगता नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ होगा, रोड बनने से कुछ होगा। आज आप फरातेदार रोड पे चल रहे हैं, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अब बिहार में खड़ा हो गया है। और बिहार को अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो इंडस्ट्री ले जाएगा, उससे रोजगार होगा। और बिहार में चीप लेबर है, वो सबसे बड़ा बात है। और बिहार में कोई सामान आप बनाएंगे, कोई इंडस्ट्री बिहार में कोई सामान बनाएगी किसी और राज्य से, तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट होगा वो कम पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। और आप विश्व में देखेंगे, जहाँ भी चीप लेबर होता है, आप यूरोप में देखें, यूएस में देखें, भारत में आके, चाइना में आके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कोविड के बाद अब चाइना का वो प्रभाव नहीं रहा जो भारत का है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो इनिशिएटिव है, जो स्टार्टअप इंडिया है या मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, वो बहुत प्रभावशाली है। और बिहार अगले 5 साल में इसको गेन करेगा, बिहार को ही इसका फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है, पिछले दिनों हमने देखा कि एक यात्रा निकाली विपक्ष ने, बिहार अधिकार यात्रा, और उसमें मुद्दे वही उठते हैं जो वो उठाते रहते हैं कि अगर हम आ गए सत्ता में तो कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये सिर्फ उनका चुनावी विजन आपको लगता है, किसी भी तरह जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, या आपको लगता है संभव है बिहार में हर किसी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? मुझे ये बताइए अभिषेक जी, ये कोई आपने ऐसा जनरेशन, कोई ऐसा काल, कोई ऐसा खंड, कोई ऐसा राष्ट्र देखा है जहाँ पे सबको सरकारी नौकरी मिल गया हो? मुझे नहीं लगता। और शायद 15 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, अब 15 करोड़ का सरकारी नौकरी दे देंगे, और सरकारी नौकरी करके कितने सारे लोग और कितने सारे राष्ट्र तरक्की किया है किसी भी काल में। अगर आप पहला सेंचुरी या दूसरे सदी में चले जाएंगे, जब भारत का जीडीपी बोला जाता है कि 50% था, मुगल के आक्रमण के बाद भी जो भारत का जीडीपी कुछ 25-30% था, उस समय भी सरकारी नौकरी कहाँ था? भारत जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जाना गया है, उद्योग का जनक रहा है बिहार, और यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री रहा है। यूरोप में, यूएस में बड़ा इंडस्ट्री का कंसेप्ट रहा है, लेकिन भारतवर्ष में हर घर में कल कारखाना रहा है, ऐसा कंसेप्ट रहा है। और इसी से भारत 50% से ऊपर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किया है। सरकारी नौकरी एक जुमला है। अधिकार यात्रा किसका? बिहारियों का अधिकार यात्रा है कि आपने पिछले 50 साल में जो बिहारियों का शोषण किया है जाति के नाम पे और अपने परिवार का पोषण किया है, उसके खिलाफ ये अधिकार यात्रा होना चाहिए, बिहारियों का अधिकार यात्रा होना चाहिए कि इतने साल तक हमें कितने परिवार पलायन कर गए। हर एक गांव में जाएंगे आप, हर एक कोई परिवार टच कर लीजिए, छू लीजिए, उसका कोई ना कोई व्यक्ति 12, 15, 20 हज़ार के लिए बाहर जाके काम करते हैं। इंजीनियर हैं, 40,000, 35,000, 50,000 के लिए बाहर में काम करते हैं, बिहार में नहीं काम कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई सीईओ लेवल पे हो, इस लेवल पे जाते हैं तो वो समझ में आता है, उसको आप पलायन में शायद नहीं गिनती करेंगे। लेकिन जब काम ना हो और 12, 15, 20, 25, 30 हज़ार के लिए अगर बाहर काम करते हैं, तो ये जो शासन में रहे हैं, जो नेतृत्व रहा है, ये नेतृत्व को उत्तरदायित्व है और इन्हें इसकी सजा बिहार की जनता कहीं ना कहीं देने वाली है। इन सब के बावजूद एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है कि आप लोग कहते हैं
हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, कई नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है। आप देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिया है। इसके अलावा जो दार सड़कें बन रही है तो उस पर आरोप ये लग रहा है कि ये पलायन रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो चीज़ें स्टेब्लिश्ड की गई है ये सिर्फ ये सुविधा है कि यहाँ से मजदूरों को कैसे ले जाया जाए, मजदूरों को दूसरे स्टेट में कैसे भेजा जाए, उसकी तैयारी है। विकास कुछ नहीं हुआ है, ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। विकास के पैमाने पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि बिहार कितना बदल रहा है अभी, अगर हम 2005 से और 2025 तक की बात करते हैं तो? देखिए, ये कौन बोलते हैं कि फरातेदार रोड जो है वो यहाँ से बाहर करने के लिए, ये वही बोलते हैं जो 50-60 साल तक शासन में रहे हैं और रोड बनने नहीं दिए। रोड में बड़े बड़े गड्ढे थे। अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की, सड़क, एयरपोर्ट, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आप जब तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो कोई इंडस्ट्री नहीं आने वाला। तो ये एक फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और सारे लोग जो भी सब अभी एनडीए में शासन में है, जो नेतृत्व करता है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि अगला 5 साल जो हो वो इन्वेस्टमेंट का होगा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। आपका दूसरा प्रश्न था नौकरी का। जब स्वरोजगार होगा, जब इंडस्ट्री आएगा तो नौकरी आएगा ही, रोजगार आएगा ही। अब आप देखिएगा दशहरा में, छठ में, आप किसी भी तरफ बाहर जाके देख लीजिए जी क्या हालत है। और जब आप बाहर जाते हैं तो कितने सारे अपमान आपको झेलने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं ना आसपास के राज्य में क्या हालत है। जब अपने भूमि पे रहिएगा, अपने भूमि पे काम कीजिएगा, अपने पर्व त्यौहार को आप मनाइएगा तो एक स्वाभिमान होता है। कहीं ना कहीं ये महागठबंधन वाले बिहारियों का स्वाभिमान के साथ आक्रमण किया है, बिहार के स्वाभिमान को छीन लिया है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सड़क बनाया है तो ये भागने के लिए है। जहां जुलूल की बातें बोल बोल के किसी भी तरह चाहते हैं कि जनता आ जाए, बस उनको लगता है कि ये 90 का दशक है, 80 का दशक है, 70 का दशक है, जो आप कोई ना कोई चेहरा दिखा दिए। उस समय आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का चेहरा दिखाए और आज आप कई तरह के गांधियों का चेहरा दिखा रहे हैं। क्या कौन बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। जब आपको मौका मिलता है तो आप काम नहीं करते हैं। आज भी 2005 से 2015 का जो बिहार का जीडीपी है ऑलमोस्ट 13-14% है। बिहार का जीडीपी अभी अग्रणी स्टेट में है जी। ये कारण एक है कि जो डिनोमिनेटर है वो कम रहा है क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किए, लेकिन है तो स्टार्ट तो हो गया है और धीरे धीरे यही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो शुरुआत है और जो विजन है एनडीए का, उस विजन पे धीरे धीरे और कहीं कहीं आप देखेंगे कि रफ्तार भरते हुए भी काम चल रहा है। अब थोड़ा सहरसा की राजनीति पर बात करेंगे। आपके सहरसा सदर सीट को अगर हम देखें तो अभी भाजपा के पास है, वहां से सिटिंग एमएलए आप ही के पार्टी के हैं। और क्या लगता है इस बार अगर बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी बनी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए के पास अगर चेहरे का और विकल्प हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जहाँ तक हम लोगों के संज्ञान में आया है और हम लोगों को जानकारी है कि इस बार आप अपनी भी दावेदारी सहरसा विधानसभा से रख रहे हैं, तो कैसा माहौल, कैसे माहौल बन सकता है वर्तमान परिस्थिति में? आप लोग क्या मानते हैं कि सहरसा को लेकर किस तरह की रणनीति आप लोगों को बनाने की आवश्यकता है और कैसे जनता के बीच आप लोग जाएंगे? देखिए, मेरी दावेदारी संगठन और जनता को तय करना है, वो तय करेंगे। हम सामाजिक जीवन में रहे हैं और रहेंगे। और महादेव ने मुझे सब परिपूर्ण करके दिया था, लेकिन एक इच्छा था, क्योंकि एक संगठन से जुड़े हुए हैं बचपन से जी। एक ऐसा संस्कार बना कि मुझे लगा कि नहीं, लेने को तो बहुत कुछ समाज ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, कुछ वापस करना चाहिए। इसीलिए कुछ 7-8 साल पहले वापस आए। देखिए, एनडीए का सरकार का बिहार में बहुत कर्म है, बहुत काम किया हुआ है जी। लोकल एमएलए, कहीं भी लोकल एमएलए से एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बिहार में जो बिहार सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने बहुत काम किया है। और बिहार कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा रहा है। और बिहार में जो भी व्यक्ति, पटना सहरसा में जो भी व्यक्ति रहे हैं, जो भी नेतृत्व करता रहे हैं, कोई 40 साल से कर रहे हैं, कोई पिछले 15 साल से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिशन की कमी रही है। आप अगर 5 साल जीत के आते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप मिशन मोड में आए, आप हर एक चीज़ को ले उसके लिए प्रयास करें
और जब आप प्रयास करेंगे तो कार्य होगा। आप देख सकते हैं एक फ्लाईओवर के लिए 40 साल से एक बिहार सहरसा में फ्लाईओवर लटका हुआ है और अभी जाके स्टार्ट हुआ है जी। कोई व्यक्ति ऐसा रहे होंगे जो 2-2.5 साल में काफ़ी परिवर्तन किए। तो ये जो मिशन रहेगा कि मुझे ये मेरा क्षेत्र है और 5 साल इन्हीं जनता को सेवा करना है और मैं तत्पर रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 काम लेके चल रहे हैं या 10 काम लेके चल रहे हैं, वो सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप तत्पर रहेंगे तो ये तो पक्की बात है कि काम होना है। सहरसा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्या है, फ्लाईओवर अभी बनना शुरू हुआ है, अगर पहले बन गया होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत डेवलप्ड हो गया होता। बिल्कुल। सड़क पे अतिक्रमण है, बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी क्वांटिटी की बात सहरसा में नहीं, क्वालिटी की बात सहरसा में होनी चाहिए। सहरसा का जो हेल्थ है उसमें भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोसी पीड़ित है, बहुत पिछड़ा है। लेकिन सहरसा में बहुत कुछ भी हुआ है। आज आप 4 घंटा में ट्रेन से पहुंच जाते हैं, 4-4.5 घंटा में पटना आप सड़क मार्ग से पहुंच जाते हैं। कोई भी सड़क में आपको वो हालत नहीं होती है, गड्ढा नहीं है, सारे सड़क है। लोग अब आना जाना बहुत अच्छा हो गया, हॉस्पिटल में भी लोग बैठते हैं, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। और वो वही कर सकते हैं जिस व्यक्ति के पास मिशन हो, एक कमिटमेंट हो, एक प्रॉमिस हो कि मैं इस प्रदेश की और इस लोक विधानसभा का जनता का सेवा करने के लिए 5 साल ही हूँ, 5 साल तक मुझे यही कार्य करना है। वही मुझे सेवा का अवसर मिला है, राजशाही नहीं चला, सेवा का अवसर मिला है मुझे सबको लेके चलना है। बहुत सारे आप देखेंगे जनप्रतिनिधि बनने के बाद बोलते हैं कि फलाना समाज ने मुझे वोट नहीं दिया, चिलाना समाज ने, इस सबसे बचना चाहिए। अगर आप जीत के आए हैं तो सबके सहयोग से, सबके योगदान से जीत के आए, किसी एक समाज के नहीं योगदान से। और ऐसा कहने वाले को आपको भी मतलब समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सबका योगदान रहा है तभी सहरसा बना है। सहरसा किसी एक का रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है, सहरसा सभी का है। जो यहाँ के वासी हैं, जो सहरसा को अपना समझते हैं, सहरसा उसका है। एक और सवाल ये है कि जिस तरह से सहरसा को लेकर मैंने आप थोड़ा सा उसको साइडलाइन रख दिए हैं, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आपको उम्मीदवार यहाँ से बनाती है तो आप कितने तत्पर हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए? क्या आप आगे बढ़कर नेतृत्व करने का काम करेंगे, या आप जो है ये चाह रहे हैं कि भाई जो प्रेजेंट लोग या अन्य पार्टी के नेता हैं उन्हीं के साथ चलता रहे? क्या सुदीप बाबू चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं अभी अपने पास? देखिए, इच्छा रख रहे हैं और वो मैं जैसे बोला कि वो संगठन को डिसाइड करना है और समाज को निर्णय लेना है, समाज में जाएंगे। और एक बात तो है कि अगर मौका मिलता है तो समाज के जो आशा हमारे प्रति रहेगा उसमें कहीं निराशा नहीं होगा। 5 साल उन्हीं के लिए रहेगा, उन्हीं का कार्य करेंगे और आत्मा से करेंगे। हम जहाँ भी रहे हैं, जिस संगठन में भी काम किए हैं, बहुत तन मन धन से काम किए हैं और काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने का एक प्रभाव रहा है, तो वैसा ही करेंगे। अब निर्णय जिनको लेना है वो लेंगे। बिल्कुल। तो जिस किसी को भी मिल जाता है उनके साथ रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे सुदीप प्रताप सिंह जी से, जो संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक तरह से कहेंगे कि जिस अनुशासन में रहते हुए इन्होंने आम जनता के बीच अपनी बातें रखी है, हमसे बातचीत करते हुए जिस तरह शालीनता के साथ इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि एक परिपक्व राजनेता की ओर जिस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह संघ के माध्यम से इन्होंने लोगों के सेवा करने का काम किया है, कुल मिलाकर जनता की पसंद तो बन ही रहे हैं। और पार्टी के अंदर खाने भी संकेत जरूर कहीं ना कहीं मिला है कि इस बार सहरसा में एनडीए के चेहरे में बदलाव हो और हो सकता है कि सुदीप बाबू चुनावी मैदान में आकर आपसे आपका मत मांगते हुए नजर आए। बहरहाल होता क्या है और क्या डिसीजन एनडीए लेती है सहरसा के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक अपील जरूर आपसे है जो हमेशा हम करते हैं कि चाहे सुदीप बाबू कैंडिडेट हो या बीजेपी या आरजेडी के अन्य कैंडिडेट हो, आप अपना मतदान किसी ना किसी को अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत ही आपके क्षेत्र का विकास संभव करा सकता है। आपका जो विधायक होगा वो सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए फंड लाता है और तभी आपके क्षेत्र का विकास होता है। आखिर में सुदीप बाबू आप क्या अपील करेंगे? एसआईआर हुआ, बहुत सारे आरोप वोट चोरी के लगे
और चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए मत परसेंटेज अगर आप बात करेंगे तो पहले होता था 60%, कहीं 58%, कहीं पे दिखता था 65%, इससे ऊपर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता था। लेकिन बिहार में जो प्रक्रिया हुई है, अब आपको दिखेगा कि कम से कम 80% लोग मतदान कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग मतदान करें और जो सवाल निर्वाचन आयोग पर विपक्ष ने उठाने का काम किया, उस सवाल पर भी लगाम लगे। इसके लिए जनता से क्या अपील करेंगे आप सहर्ष? देखिए, SIR हुआ है और होना भी चाहिए। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो कई सारे ऐसे मतदाताओं हैं जिनका यहाँ पे रहने वाले भी नहीं है, नाम है। और कहीं तो ऐसा देखा गया है कि एक ही गांव में, एक ही पंचायत में 2-3 वार्ड में है, तो वो ख़त्म होना चाहिए ना। इसको कोई अगर कहता है कि नहीं होना चाहिए, वोट चोरी की बात कहता है, तो उनको समझना चाहिए कि क्यों कहते हैं, उनके क्या निफेरियस इंटेंशन हो सकता है जी। क्योंकि ये दुष्प्रचार है। क्योंकि जो लीगल नहीं है भारत में, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, या वो यहाँ पे सिटीजन या यहाँ के वोटर नहीं बन सकता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक मतदाता को आके वोट देना चाहिए, उनकी जो भी विचार हो। हमारा तो यही मानना होगा कि आप डबल इंजन की सरकार एनडीए की है, इनको आप चुनाव करेंगे तो सहरसा का विकास बहुत तत्पर से होगा, बहुत स्पीड में होगा। जैसा कि आपने बताया कि फरातेदार रोड बन गया है, तो बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जो फरातेदार रहेंगे। इसलिए मतदान तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो मतदान आप अवश्य करें, यही अपील हमारी है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप प्रताप सिंह जी, आपने भी कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।